खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, आपको मैं असदुल्ला खान हूँ। आपने सुनी लिया, कोई कह रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असम्बली है, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, और कोई कह रहा है कि ये रोशन बाब है जो कुछ किया है हमने। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा, अभी आपने सुन लिया। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। क्या ये असम्बली जो आज अपनी मुद्दत पूरी करके मुकम्मल हो रही है, तकरीबन मुद्दत पूरी करके मुकम्मल हो रही है, वैसे तो 3 दिन बाद इसकी मुद्दत पूरी होनी थी, लेकिन 2-3 दिन पहले आज असम्बली भेज रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट उस पर दस्तखत करेंगे तो असम्बली तहलील हो जाएगी। लेकिन अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका, या उनका इंतखाब नहीं हो सका, या कम अज़ कम हमारे सामने नाम जो कोई फाइनल नाम सामने नहीं आया। 2-3 नाम चल रहे हैं अभी, लेकिन हतमी तौर पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। अभी तक जो अपने कार्ड्स हैं वो राजा रियाज साहब भी सीने से लगा के बैठे हैं, वो भी नहीं बता रहे कि कौन से नाम उन्होंने प्रपोज किए हैं। और आज राजा रियाज साहब की मसरूफियत की वजह से प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। कल ये मुलाकात होगी, तो कल शायद निगरान वज़ीर आज़म का नाम हमारे सामने आए। दूसरा अहम सवाल यह है कि चलिए ये असम्बली तो जा रही है मुद्दत पूरी करके, लेकिन अगली असम्बली कब आएगी, इलेक्शन कब होगा, और क्या ये फरवरी मार्च में इलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। और अगर फरवरी मार्च में इलेक्शन नहीं होता और आगे चले जाते हैं तो मार्च में तो आधी सेनेट भी चली जाएगी, आधी सेनेट भी खाली हो जाएगी, फिर उसकी जगह कौन पुर करेगा। तो ये निज़ाम किस तरह से आगे चलेगा। क्या यहाँ पर हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनके जहन में क्या चल रहा है, और पाकिस्तान में जो इंतखाबात का मरहला या ये जो पाया तकमील को अगर वक्त पर नहीं पहुँचता तो फिर अदालतों में जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा। तो बहुत सारे इसके डिस्कशन के पहलू हैं। यही वजह है कि हमने एक स्पेशल ट्रांसमिशन का इस पर इनेकाद किया है, और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आमिर मतीन साहब और ज़मीर हैदर साहब मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। लाहौर से हमें मोहम्मद मालिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर स्टूडियोज़ में शाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कराची स्टूडियोज़ में ज़फ़र इलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। आमिर मतीन साहब, सबसे पहला तो ये कि इससे पहले कि हम ज़रा 5 साल की कारकर्दगी का जायज़ा लें, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो रहा, या बहुत इसको सीगा राज में रखा जा रहा है। इसकी क्या वजह आपके ख्याल में? इसकी जो ऑब्वियस वजह नज़र आती है वो जाहिर है कि यहाँ पे पहले तो बड़ा क्लियर थे रूल्स ऑफ द गेम कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान आपस में बहस होता था। अगर उनका नतीजा ना लगे, इत्तेफाक ना हो पाए, तो वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता था और फिर वो फैसला करते थे। अभी यहाँ पे ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया है, और भी यहाँ पे पावर फैक्टर्स आ गए हैं जिनकी वजह से ये फैसला होना है। एक तो विद इन दी गवर्नमेंट जो है PDM के अंदर जो है अपने अपने नाम दिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये दिन भी देखना था, ये आपने हमने सब ने, कि राजा रियाज साहब जो हैं वो जो कि पहले अपोजिशन के लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, और अपने आप को कह रहे थे, पहले वो कह रहे थे कि मैं नून लीग से इलेक्शन लड़ूंगा, फिर वो एक और इत्तेहाद में चले गया, पता नहीं कहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना। मगर बहरहाल एक आदमी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि किस तरीके से उसने लॉयल्टी तब्दील की, वो कह रहे हैं कि मैंने डिसाइड करना है और मैं 90% डिसाइड कर गया हूँ और वो मैं कल बताऊँगा। फिर उसके अलावा जो है हम सबको पता है कि नाम कहाँ से आना है, और उसके लिए हमें नाम पे इसलिए हम बड़े इंटरेस्टेड हैं कि उससे ये पता चल जाएगा ऑफ थिंग्स टू कम, कि आइंदा आने वाले दिनों में वो कैसी हुकूमत होगी। आया वो पंजाब का मॉडल होगा नई तरीके से, या फिर उसका क्या कितने अरसे तक रहेगी, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, कोई टेक्नोक्रेट इकोनॉमिस्ट आ जाता है, या पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी। और साथ में जो एक लड़ाई इस वक्त जो मैं समझता हूँ डिले की वजह यह भी बन रही है कि सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म का मामला नहीं है, मामला यहाँ पे जो है वो वज़रा कैबिनेट का भी है। और जो अभी तक खबरें आ रही हैं ज़राए के हवाले से अखबारों में छप रही हैं कि जिस तरह KP में तो उन्होंने कोई फिग लीफ नहीं रखा, छुपा के भी नहीं रखा, कोई पर्दा नहीं रखा, साफ ये TV के ऊपर लड़ाइयाँ होती रही हैं मुख्तलिफ पार्टियों के तर्जमानों की, कि 3 ANP के हैं, 3 JUI के हैं, 3 पीपल्स पार्टी के हैं। तो यहाँ भी ये सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट के ऊपर भी जिस तरह पहले हुकूमत के अंदर जिसका जो था, जो वज़न था या नुमाइंदगी थी, उसी पैमाने के साथ उनको निगरान हुकूमत में भी बंदरबांट होगी। तो फिर ये केयर टेकर गवर्नमेंट तो एक मजाक ही रह जाएगा। और निगरान वज़ीर आज़म भी जिस तरह के आपने ये सेंसस वाला इशू CCI की मीटिंग के बाद खड़ा कर दिया है, तो कोई कह रहा है 4 महीने में ये मुकम्मल होगा, कोई कह रहा है 6 महीने में मुकम्मल होगा। तो ये एक इस हवाले से इसकी नाम की अहमियत सिर्फ रह गई है कि कितना बुरा होगा।
कोई इसके अंदर अच्छा शगुन नहीं है कि हम जो पहले एक तसलसल देख रहे थे कि जैसा कैसा भी था, असम्बलियाँ टाइम पूरा होती रही, ट्रांजिशन होती रही, एक इलेक्शंस के ऊपर धांधियों की इल्ज़ामात रहे मगर ट्रांजिशन होती रही। सो ये वो स्मूथ ट्रांजिशन का 15 साल का जो प्रोसेस था वो अब श्योर नहीं है। सो ये इसका इख्तिताम हो रहा है और जो इंतज़ार हो रहा है सिर्फ ये फ़ैसला करना है मेरा ख्याल कि आइंदा कितने बुरे हालात हो सकते हैं, हम आइन से कितना दूर जा सकते हैं और ये जमहूरियत कितनी इसकी शक्ल बगाड़ी जा सकती है। बस ये लेसर ऑफ द ईवल्स में से फ़ैसला करना है। सही है। ज़मीर अहमद साहब, किसका नाम चल रहा है इस्लामाबाद में ज़्यादा? जलील अब्बास जिलानी भी हैं, हाफिज़ शेख साहब भी हैं, तसद्दुक़ जिलानी साहब का भी नाम चल रहा था और कई लोगों ने तो खबरें इस तरह से चलाई हैं कि जैसे जलील अब्बास जिलानी साहब तो फाइनल हो गए हैं लेकिन अनाउंस नहीं हुए। ज़ाहिर है जब तक अनाउंस नहीं होते तो किसका नाम, कौन फेवरेट है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया असद, लेकिन पिछले कई दिनों से जो इस पर बड़े मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हफीज़ शेख साहब का ऐसा एक नाम है जो सबसे पहले शुरू से आया और अब तक जो चल रहा है। अब आज जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से खबर चल गई जो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए हैं और जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे और कहा यह जा रहा था कि वो अभी भी उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे उनकी कोई मुलाकात होनी है। अब बड़ी दिलचस्प बात है मगर उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से क्यों होनी है? ये जाहिरी बात है वो इंटरव्यू कर रहे होंगे कि जनाब कौन आप कितने सूट करेंगे हमें, जिस तरह आमिर ने अभी बोला कि बिल्कुल सही है कि जी आप हमें हमारा हिस्सा देंगे, जो फ्यूचर कैबिनेट बनेगी तो फिर तो बात करेंगे। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम चला था वैसे, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो आज अपने पैरों पर कुल्हाड़ी बहुत जोर से मारी है, जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो उन्होंने कहा, जो आपने अभी हो सकता है हर तरफ से मायूस होने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी हो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल में शायद वो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं थे, क्योंकि उनसे जब निजी महफिलों में लोगों की मुलाकातें हुई उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं जो है ये भार नहीं उठा सकता। और उसकी बड़ी वजह जो है उन्होंने यही बताई थी कि खासतौर पर जब CCI की बाद मीटिंग के बाद नोटिफाई कर दिया गया डिजिटल सेंसस और उसके बाद फिर वो डीलिमिटेशंस का मामला 4 महीने 6 महीने 7 महीने जिस तरह आमिर ने कहा है, तो वहां पे तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी हुई है ना। अब देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगर बोलेंगे कि मौजूदा पार्लियामेंट को पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट उन्होंने आज करार दिया और उन्होंने कहा शुक्र है कि इससे हमें आज निजात मिल रही है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने भी इतनी कोई खास ढोल नहीं बजाया। उन्होंने यही कहा कि जी हम जब आए तो हमें अंदाज़ा तो था कि हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। जिस तरह पर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि खंडर जो हैं वो अभी भी खंडर ही हैं, उस पर कोई हम नई इमारत तामीर नहीं कर सके जी। ये चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन कारकर्दगी पे तो हम बात करते हैं। नया जो है ना सबसे बड़ा इशू, अब वो जो आमिर ने भी बात की कि राजा रियाज साहब की मसरूफियत, ये समझ में नहीं आती कि राजा रियाज साहब बोलें कि मैं आज मसरूफ हूं तो इसलिए आज वजीर आजम से मशावरत नहीं करूंगा, कल करूंगा। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं से कुछ और सिग्नल्स आ रहे हैं और उनको मतलब कोई और नाम पेश किए जा रहे हैं, फिर इस तरह की खबर या उनको बताया गया या बाकायदा तौर पर या राजा रियाज साहब को यही बताया गया कि आज आप मसरूफ हैं। हाँ, तो ये आप मसरूफ हैं, राइट। इरशाद अली साहब, अभी ज़मीर अहमद साहब कह रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने की। कोई ऐसा भी होता है जिसको पता चले कि वो 1.5 साल के लिए वज़ीर आज़म बन रहा हो और वो इंटरेस्टेड ही ना हो? मतलब कमाल, 1.5 साल का नहीं बताया था। अच्छा, 8 महीने के लिए चले। तो ये क्या हुआ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का यहाँ तो अगर PCB का चेयरमैन एक माह के लिए कोई लग जाए तो वो बार बार कोशिश करता है कि मुझे ये चेयरमैन से मिलती रहे। तो वज़ीर आज़म हाउस एक दफ़ा देख चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये जो आज उन्होंने बयान दिया है ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये प्लस पॉइंट भी हो सकता है, इसको आप नज़रअंदाज ना कीजिए। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि फ़ैसला जो है ना वो पोठवार में होना है, पोठवार में होगा। बंदा खा मुल्तान का हो, खा लाड़काने का हो, लेकिन फ़ैसला पोठवार के लोगों ने करना है और राजा सिकंदर सुल्तान प्लस फ़ैसला होगा मेरा ख्याल है।
लेकिन एक बात मैं करूं, मेरी इत्तला के मुताबिक जनाब नहीं, आप इतनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं इशारों में, तो ये भी बता दें शाह साहब कि ये इत्तफाक राय से हो रहा है या ये मामला जाना इलेक्शन कमीशन के पास है? राजा रियाज साहब अड़ भी सकते हैं कि नहीं जी मैं तो नहीं मानता है आपके नाम। मैंने अर्ज़ किया है कि ये राजा सिकंदर सुल्तान या सुल्तान सिकंदर प्लस ने फ़ैसला करना है। ये फ़ैसला ना दो लोग इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक मियाँ नवाज शरीफ साहब और एक राजा सिकंदर सुल्तान साहब या सुल्तान सिकंदर साहब, मुझे सही नाम उनका नहीं याद आ रहा। और दूसरा ये जिलानी साहब जो हैं, मेरी तो इत्तला ये है कि अभी मुल्क में वो नहीं है, इस्लामाबाद में तो क्या मेरे ख्याल वो मुल्क से भी बाहर हैं। ये आप पता करें कि वो आ गए हैं, अगर वो मुल्क में अगले 24 घंटों में आ जाते हैं। सर स्पेन में बिल्कुल ये सही, अभी हमारे रिपोर्टर ने भी इरशाद आरिफ साहब ने सही पॉइंट आउट किया है कि अभी कुछ चैनल्स ने ये चला दिया था, लेकिन हमारे अपने चैनल के रिपोर्टर ने अभी इस बात की तरदीद कर दी है कि जलील अब्बास जिलानी प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं पहुंचे, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा एक चैनल चला रहा था तो बाकी ने भी फॉलो किया उसको मुल्क से। देखें जी, गुजारिश ये है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, अगर पंजाब मॉडल को आप जहन में रखेंगे, पंजाब और KPK में जो हुकूमत वजूद में आई, तो ये हमारे लिए एक मशअल राह है कि इसी तरह ही होगा फ़ैसला और इसी तरह की हुकूमत बनेगी और इसी तरह मामलात चलाए जाएंगे। अब सिर्फ बहस इस बात पे हो सकती है कि ये मार्च तक चलेंगे या मार्च से आगे जाएंगे, क्योंकि मार्च में ज़ाहिर है जिस तरह आपने कहा भी कि सेनेट आधा सेनेट चला जाएगा, तो क्या आधे सेनेट से भी मुल्क चलाया जा सकता है या मामला जमहूरियत चलाई जा सकती है? क्योंकि अगर बग़ैर असम्बलियों के सूबे और मुल्क का सबसे बड़ा सूबा आसानी से चलाया जा सकता है, तो ज़ाहिर है बग़ैर कौमी असम्बली और बग़ैर आधी सेनेट के भी चलाया जा सकता है, कोई मुश्किल मरहला नहीं है। नहीं सर, लेकिन वैसे अगर सेनेट चली भी जाए आधी और या ना भी जाए, सेनेट पूरी भी रहे, तो फ़र्क क्या पड़ता है? कौमी असम्बली तो है नहीं, लेजिस्लेशन तो होनी नहीं है, तो सेनेट ने करना क्या है? नहीं, इशू नहीं है ये नहीं सेनेट जो आपने सेनेट तश्कील दिया था वो इस नुक्ता नज़र से तश्कील दिया गया था, उसकी जो आप बहस देखें ना उस वक्त की पार्लिमानी बहस के, सेनेट मुकम्मल सेनेट हर सूरत में मौजूद होगा, जो अलामत इस बात की होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत मौजूद है, इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मौजूद है। उसका मतलब ये होगा कि जमहूरियत का तसलसल है। ये दो अहदे जो हैं खाली इसीलिए एक इदारा जो है उसके बग़ैर मुल्क नहीं चलाया जाता, वो सेनेट है, और एक मनसब है जो सदर का मनसब है कि वो खाली नहीं छोड़ा जाता। तो अगर ये सदर भी आपके पास 15 या 16 सितंबर के बाद, मैं आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं इरशाद आरिफ साहब जी, इरशाद आरिफ साहब ऐड कर दूं कि साथ में जो आप कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट अहम बात है, फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हैं, सेनेट जो है फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है, तो वहाँ पे जब वो आधी होती है तो इसका मतलब है कि आपकी फेडरेशन आधी रह गई है। फेडरेशन जारी रखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बुनियाद पर ये फैसला होना है कि क्या हम ये मार्च का तो अब लग गया है, जब मौजूदा हुकूमत ने ख़ुद और वज़ीर आज़म ने मालूम नहीं किस मजबूरी के तहत आखिरी 4 दिनों में CCI का इजलास बुला के मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान करना ज़रूरी समझा, तो उसके बाद समझ आ गई। अब जब वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा तो मज़ीद समझ आ जाएगी कि मुल्क का निज़ाम हमने किस अंदाज में किस तरह से चलाना है। उसमें आमिर मतीन साहब जिस तरह कह रहे थे कि उससे सिर्फ ये रिफ्लेक्शन होगी कि ये मुल्क किस तरह चलेगा और जमहूरियत कब और किस शक्ल में वापस आएगी। चलिए, मालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, ये साहब के बारे में उनका भी नाम चल रहा है और जिलानी साहब के भी नाम चल रहा है, तो ये कि अब कोई हतमी खबर आप तक पहुंची है कि कौन आ रहा है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और क्या आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन में से एक ये क्वालिफिकेशन है कि वो मुल्क से बाहर रहता हो और यहाँ पर उसको जब ओहदा देना हो तो वापस आ जाए साहब की तरह? नहीं, जितना हफीज साहब शेख साहब का नाम चला है, काश उससे आधा ये कभी खुद भी चल गए होते अनफॉर्चुनेटली। देखें, ये फाइनेंस मिनिस्टर सिंध रहे, मुझे बताएं क्या परफॉर्मेंस थी। ये प्राइवेटाइजेशन के वजीर थे जनरल मुशर्रफ के नीचे, उसमें बता दें क्या परफॉर्मेंस थी। पीपल्स पार्टी के जब ये वजीर थे फाइनेंस के,
तो फास्टेस्ट लोन टेकिंग तारीख की हुई थी, जो आपको हम कहते हैं बैरूनी कर्जे बढ़ गए, ज़रा इनकी आप वो फेज़ निकालें, फास्टेस्ट ग्रोथ थी पाकिस्तान की तारीख की कर्जे बढ़ने की, वो हफीज़ शेख साहब ही थे। तभी एब्सोल्युटली नथिंग टू शो फॉर हिज परफॉर्मेंस। फिर इन्होंने इमरान खान साहब के साथ आ गए, वहाँ भी हमने देख लिया। तो किस बेसिस पे है, आई डोंट नो, शायद इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इनकी अच्छी है, प्रेजेंटेशंस अच्छी करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के अंदर इनकी अच्छे मेरा मतलब है यादें अच्छी हैं, तो शायद वहाँ पे इनको नंबर मिलते हैं। IMF का ताल्लुक इनका हमेशा से बड़ा गहरा इनका एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है इन पे जी। और शायद इस बार ज़्यादा ख्याल ये भी था कि क्योंकि IMF का प्रोग्राम चल रहा है, सारी बातें हो रही हैं, तो एक IMF का बंदा आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई है कि एक सोच चल रही है इस्लामाबाद से बाहर कि IMF के प्रोग्राम में तो हम हैं और ना ही हम उसमें कोई छेड़खानी कर सकते हैं, तो डू वी नीड समबडी कि जो बिल्कुल ही IMF की सोच में बैठा हो, तो जो चीज़ें ना भी करने की अभी ज़रूरत हो वो भी हम शायद ज़्यादा स्पीड से ना करें, और कई जो भी एग्रीमेंट्स होने हैं और यही चीज़ें होनी हैं जिसमें शायद IMF को किन चीज़ों पे कुछ चीज़ों पे एतराज़ हो, तो क्या हमें ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो बिल्कुल रजिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हर बात मान जाएगा जी। और आपको याद है कि जब IMF के साथ एग्रीमेंट कंक्लूड भी किया था शेख साहब के ज़माने में, जब असद उमर हटे और ये आए, तो जिस स्पीड से चीज़ें कंक्लूड हुई थी वो अनबिलीवेबल थी। फाइनेंस मिनिस्टर भी उस वक्त हटा दिए गए, फाइनेंस सेक्रेटरी भी एग्जैक्टली ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द टॉक्स हटा दिए गए, और फिर डॉटेड लाइन पे जितनी जल्दी IMF के सामने शेख साहब ने हर चीज़ मानी ज़रूरत से ज़्यादा फुर्ती से, और रज़ा बाकर साहब ने एज गवर्नर स्टेट बैंक जो चीज़ें उनकी शराइत पूरी की, वो आज खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इसमें पूरा हिस्सा डला हुआ है रज़ा बाकर साहब का और हफीज़ शेख साहब का। अनफॉर्चुनेटली हम लोग आगे चल पड़ते हैं, और एंड आई होप टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर हफीज़ शेख साहब, मुझे तो अब होते नज़र नहीं आ रहे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्रंट रनर जलील अब्बास ही हैं। अगर हफीज़ शेख साहब आते हैं तो फिर इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदारी, कल को जिम्मेदारी होगी उन पे, ये नहीं कि कल कह सकता कि जी, बिकॉज अब जो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा वो प्योरली उसमें डिसाइडिंग वोट इंस्टीट्यूशन का है। अगर किसी को इस बारे में गलत फहमी है तो दूर हो जानी चाहिए। जब कल राजा रियाज साहब इतने मसरूफ़ थे कि वो वज़ीर आज़म से नहीं मिल सके, आज बहुत मसरूफ़ थे, नहीं मिल सके। आपको भी पता है, मुझे ही पता है राजा साहब कितने मसरूफ़ हैं। इशू ये है कि कोशिश ये हो रही है कि कंसेंसस से नाम अनाउंस हो जाए कल, और अगर नाम अनाउंस नहीं होता, और उसकी भी एक हिस्ट्री है नवाज, मैं आई होप आई एम नॉट टेकिंग ऑल द टाइम, बाकी दोस्त भी हैं, मैं बात कर सकता हूँ, क्या भी कर दूँ। करें मालिक साहब, आज बहुत लंबी ट्रांसमिशन है। नहीं मगर लाली साहब जरा बात ये जी चले करें सर, पर आमिर मतीन साहब सारी गल्ला होनी तो नहीं मुका लेनी है ना। बात ब्रेक के बाद के लिए छोड़ दें सर। इसरार था कि जी जो बंदा होगा वो चलो ब्रेक कर लो, ब्रेक के बाद ये पूरी इसका एक हिस्ट्री है, कॉन्टेक्स्ट है कि हम इन दो नामों पर क्यों पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, चले इस पर हम बात करते हैं। मगर ये अभी हम जो बात करेंगे, जिस तरह मालिक साहब कह रहे हैं कि जलील साहब का नाम ज़्यादा चल रहा है या ज़्यादा वो फेवरेट हैं, तो ये भी तो मुमकिन है कि हफीज़ शेख साहब जो है वो फिर फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएँ। ये मैं हिलाली साहब से जानता हूँ, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म, मुमकिना निगरान वज़ीर आज़म पर हम बात कर रहे थे। हिलाली साहब, जलील अब्बास साहब अगर वज़ीर आज़म आ जाते हैं लेट से, तो हफीज़ शेख साहब वज़ीर ख़जाना भी तो आ सकते हैं। क्या आपके ख्याल में ये पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आप इसको देख रहे हैं? बिल्कुल असद साहब, ये हो सकता है, इसलिए कि जनरली स्पीकिंग एक जनरलिस्ट, एक अगर सियासतदान नहीं, एक जनरलिस्ट जो होता है वो अगर कैबिनेट मीटिंग्स पे प्रिसाइड करता है, और एक स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन एंड इकोनॉमिस्ट जो है वो अपने सब्जेक्ट्स पे डील करता है।
मगर इसलिए कि आज का जो क्राइसिस है पाकिस्तान में, इट इज़ मैनिफेस्टली इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, तो मेरे ख्याल में शायद इस वक्त ये हो कि वो सोचें, और कौन सोचें, IMF एंड क्रेडिटर नेशंस दोनों सोचें कि भाई एक आदमी होना चाहिए जो जैसा IMF चलता है, इकॉनमी कैसा चलता है, जो एक्सपीरियंस है, वर्स्ट है, निगोशिएटर है, इसको सब के बारे में इनको पता हो, तो अगर कुछ करना हो तो ये समझ सकेंगे और एक्सप्लेन कर सकेंगे आसानी से कि क्यों एक किस्म का फैसला हो रहा है। एंड मे बी कि शायद उनके पास एक ऐसा ओहदा हो where what he thinks takes precedence over the others। तो मेरे अपने ख्याल में ये डिसीशन जो है किसको बनाएं, अमूमन मेरे ख्याल में एक पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, और ऑन दैट बेसिस आई थिंक दिस जिलानी साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, एम्बेसडर भी रह चुके हैं अमेरिका में, मेरे ख्याल में ही वुड हैव बीन एबल टू एज अ प्रिसाइड इन अ बेटर मैनर, या ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको। मगर बिकॉज हमारा क्राइसिस ऐसा यूनिकली फाइनेंशियल और इकोनॉमिक है, शायद भी वो कहें कि नहीं, चलें इसको आदमी को रखते हैं जो सब चीज़ जानता है इस सब्जेक्ट के बारे में। बिल्कुल सही है। अब इसमें आमिर मतीन साहब, ये चलिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो भी आता है या कैबिनेट क्या बनती है, क्या आपके ख्याल में ये जहन में रखते हुए कैबिनेट बनाई जा रही है कि ये 3 महीने के लिए नहीं आ रहे, ये लॉन्गर पीरियड के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये मामला इस दफ़ा ज़्यादा ट्रिकी हो गया है और इसीलिए ज़्यादा लोग ख्वाहिशमंद थे वज़ीर-ए-आज़म बनने के, और उम्मीदवार भी इस दफ़ा ज़्यादा थे कि भाई ये 3 महीने के लिए नहीं है, ज़्यादा टाइम के लिए आ रहा है? उम्मीदवार तो हमेशा बेतहाशा होते हैं वो, मगर ये 3 महीने की बात कोई आपका मेरा कोई स्पेकुलेशन नहीं है। ये गवर्नमेंट की तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, जब वो खुद पार्लियामेंट के खड़े होके और बाहर जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने जो नए हल्का बंदियाँ करनी है जिसको 4 माह लग जाएंगे और फिर वोटर लिस्टें बननी है 6 माह लग जाएंगे, तो वो जब खुद 4-6 महीने की बात कर रहे हैं तो उसके बाद फिर कोई पता नहीं, 8 महीने 6 जो है 10 महीने साल कोई पता नहीं है, तो वो तो बिल्कुल क्लियरली नज़र है। मगर आगे मालिक साहब ने जो बात की हफीज़ शेख साहब की कि उनकी जो आने का मतलब जो क्या होगा, एक मालिक साहब ने खुद ही एक ट्वीट की थी कि उनके आने का एक मतलब तो ये भी होगा कि ये जो पिछली हुकूमतों की बुराइयां कर रहे हैं तो वो PTI के भी जो, क्योंकि वज़ीर रहे इकनॉमिक्स के, फाइनेंस के, तो उससे पहले भी कईयों के रह चुके हुए हैं, तो काफ़ी सारे माजी के फेलियर्स उनके ही हुए। मगर एक अहमियत और है इस बात की, वो ये कि IMF का एक इशू आगे आ रहा है कि IMF ने जो कंडीशनलिटीज़ रखी हुई हैं उसके अंदर पहली ट्रांस दे दी है, दूसरी ट्रांस जो उन्होंने किस्त देनी है वो निगरान हुकूमत को देनी है, मगर 3 महीने 90 दिन के बाद उन्होंने 3rd ट्रांस जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को देनी है। तो वो एक बहुत बड़ा एक तलवार लटक रही है कि जिसे ये बहुत बड़ा अपना इस बात पे ढोल पीट रहे हैं कि हमने क्राइसिस से डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, तो वो ख़तरा सर पे मंडला रहा है कि अगर वो IMF एकदम बैकआउट कर जाता है कि आपका हमारा जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो ख़त्म, तो हम दोबारा उस पिट में जाके गिर जाएंगे और दोबारा वही सारे डोनर्स भाग जाएंगे, कमर्शियल बैंक के रेट ऊपर चले जाएंगे, क्राइसिस दोबारा आ जाएगा। तो ये कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि अगर हम उनके ही IMF के करीब जो लोग हैं, हफीज़ शेख टाइप और बाकर टाइप, ये लोग इनके मतलब यही कहा जाता है ना कि वहाँ से ही लाए जाते हैं, तो शायद ये इनके आने से वो उनको कुछ मना लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है अगर किसी को ये खुशफहमी है कि इस तरह के लोग आके जिस तरीके से IMF ने इतना अरसा लगाया है और इतनी आयरन क्लैड जिसे कहते हैं कि बिल्कुल यूँ बांध के जो है कंडीशनलिटी शराइत रखी हैं कि सिर्फ इस तरह किसी फ़र्द के आने से वो अपनी शराइत से बैकआउट कर जाएंगे और बिल्कुल वो उसके बाद वो सुलह सफाई से वो कहेंगे जी ये अगली किस्त भी लें और अगले साल की भी लें। तो मेरा ख्याल ये जो ये नाम आ रहे हैं सारे, इसके अंदर एक और बड़ा अहम पहलू ये है कि एक तो डोमेस्टिक हमारे लिए इशू आएगा, बट जो ही
ये क्रॉस कर जाएगी, अपना आइंदी मुद्दत क्रॉस कर जाएगी, तो उसको फिर इंटरनेशनली भी प्रॉब्लम होगा हमारे लिए कि हम सबको ये पता होगा कि एक वर्चुअल जिसे पार्शल लॉ आजकल कहा जा रहा है कि हम पार्शल लॉ आ चुका है और आइनी सिलसिला नहीं रहा और जमहूरियत नहीं रही, तो वो उसको भी डील करना है। मगर जो नाम गर्दिश कर रहे हैं, मैं जिलानी साहब को बहुत, मुझे भी आधे लोग यहाँ बैठे हुए जो हैं सभी को उनसे इत्तेफाक रहा है एज एन एम्बेसडर, जो अमेरिका के अंदर भी मुलाकात रही, यूएन में उनका करियर देखते रहे हैं, बड़ा अच्छा करियर रहा हुआ उनका। तो जो रिक्वायरमेंट है, मुझे इसलिए थोड़ा सा शक पड़ता है कि शायद उनका इम्कान एज फॉरेन मिनिस्टर वगैरह तो हो सकता है। तो जलील अब्बास जिलानी साहब एक करियर डिप्लोमेट रहे हुए हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि मैं जितना उनको ज़ाती जानता हूँ, लाली साहब बेहतर बता सकेंगे, तो वो एक हद से ज़्यादा वो जॉब डिलीवरी नहीं कर सकेंगे। तो हफीज़ शेख साहब भी हो सकता है एज फाइनेंस मिनिस्टर लाए जाएं, वो एज फॉरेन मिनिस्टर अगर लाए जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो जो जॉब रिक्वायरमेंट इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की है, जिलानी साहब उसके अंदर फिट इन होते हैं। सही है। इसमें शायद आरिफ साहब, एक तो ये जाहिर है पेश नज़र ज़रूर होगा कि IMF की दूसरी और तीसरी किस्तानी है, उससे डील करना है मौजूदा जो भी निगरान सेटअप आएगा। लेकिन क्या ये भी पेश नज़र हो सकती है बात कि भाई ये 9 महीने का प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद भी अगले प्रोग्राम पे जाना है, शायद इसी सेटअप को उस प्रोग्राम के लिए भी काम करना पड़े, उसके लिए कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट बंदा चाहिए हो, क्योंकि अभी तक पहले, आज से चंद दिन पहले तक ये बहस चल रही थी कि अक्टूबर में इलेक्शन होने या नवंबर में होने हैं या इसके बाद भी जा सकते हैं। अब ये बहस हो रही है कि फरवरी मार्च में भी होंगे या नहीं होंगे। अगर इससे आगे जाते हैं तो फिर उन मामलात को भी डील करना पड़ेगा इसी सेटअप को। पहली बात तो ये है कि आमिर मतीन साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी टाइप वज़ीर आज़म चाहिए। मोहसिन नकवी ही क्यों ना चाहिए? मोहसिन नकवी साहब में क्या ख़राबी है? उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया है पंजाब में, बहुत अच्छे वो वज़ीर आला साबित हुए हैं, तो वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं वो। तो टाइप नहीं, तो असल जब हमारे पास मौजूद है उस टाइप को बंदा तलाश करने की क्या ज़रूरत है। देखें, गुजारिश ये है कि फिर पंजाब में चाहिए होगा ना। देखें, वज़ीर आज़म साहब की आप तकरीरें अगर देखें तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि खा IMF का हमें पैकेज मिला है, खा कोई और मुल्क के अंदर काम हुआ है, तो वो हमने नहीं किया, हमारा उसमें कोई किरदार नहीं है, वो कहीं और होता रहा है और मुल्क की तरक्की का मंसूबा भी कहीं और बना है, तो फिर ये मामलात भी सारे कहीं और से डील हो जाएंगे। उसके लिए ना मेरा ख़्याल है कि किसी ख़ास वज़ीर आज़म की ज़रूरत है और ना ख़ास सिस्टम की ज़रूरत है। अगर हम शहबाज शरीफ साहब की बात पर एतबार करें, एतमाद करें, तो मुझे तो ये लगता है कि ये ज़्यादा करीने की बात है। असल इशू ये है कि जो कांटे मौजूदा हुकूमत बिछा के जा रही है, इसको किस तरह की हुकूमत आके इंश्योर करेगी कि ये कांटे भी साफ़ हो जाएं, मुल्क भी चल पड़े और मामलात बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, अवामी सतह पर भी चलते रहें। हमें ये बात हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए कि सबसे बड़ा इशू हमारा जो है वो इस वक्त भी सियासी अदम इस्तेहकाम का है, और सियासी अदम इस्तेहकाम ही से माशी अदम इस्तेहकाम ने जन्म लिया है। माशी अदम इस्तेहकाम का सबब इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। देखना ये पड़ेगा कि कौन शख्स आके, किस किस्म की हुकूमत आके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाती है। क्या नए इलेक्शन उसका हल हैं, या ऐसी निगरान हुकूमत जो सब के लिए काबिल कबूल हो, सब उस पर मुत्तफ़िक हो जाएं और आवाम भी उसको बिलाखिर कुदरत का लिखा, किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लें। तो ये है असल। कोई किसी तरह सोचता रहे कि जी ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब इस मुल्क के अवाम मुतमईन होंगे, और उस इत्मीनान की बुनियाद पर आप देखेंगे कि यहाँ
टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाए, लोगों के अंदर इस वक्त अगले महीने आप देखेंगे जब नए बिल आएंगे बिजली के, तो यहाँ किस किस्म की मुश्किलात हुकूमत को और हमारे टैक्स कलेक्शन करने वाले इदारों को पेश आएंगी, उसका अंदाज़ा भी हमें लगाना चाहिए। और जो भी सोच रहा है इस मुल्क के बारे में, उसको बुनियादी तौर पर यही सोचना चाहिए। देखें, हमारे यहाँ अब तक हर हुकूमत को हम कहते हैं कि नाकाम रही, वजह क्या थी? जी, जब आप ऐसे लोग ला के बैठेंगे कि यहाँ एक आदमी एक हलके में 1 लाख वोट ले रहा है और असम्बली में 80,000 वाला पहुँच रहा है, तो वो जो 1 लाख गैर मुतमईन लोग हैं और वो जो 80,000 वाला भी ये समझ रहा है कि मैं आया नहीं लाया गया हूँ, तो निज़ाम नहीं चलता। गैर महसूस अंदाज में हर हुकूमत नाकाम होती रही है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी 2 महीने पहले एक दोस्त हमारे चाइना से होके आए हैं, उन्होंने जंग में कॉलम भी लिखा है और मेरी उनसे बात हुई है। वो कहते हैं कि ख़ुद चाइनीज़ जो लोग हैं डिसीजन मेकर, वो इस बात पे परेशान हैं कि पाकिस्तान में अगर एक मज़बूत हुकूमत नहीं आती और इस तरह का ढिल मिल यकीन किस्म का निज़ाम चलता है, तो हमारे लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। हम जो भी एक ख्वाबों की दुनिया में रहते हों या हम की जन्नत में, लोग इस तरह देखते हैं कि क्या आप जिस किस्म की हुकूमत या जिस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म तलाश कर रहे हैं ताबेदार किस्म का, क्या वो दुनिया को मुतमईन कर सकता है? आप इस वक्त पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद, चीन की मदद, अमेरिका की मदद, IMF की मदद से चल रहा है, अपना तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो अगर वो भी मुतमईन ना हूँ, अपने अवाम भी मुतमईन ना हूँ, तो मुल्क को कैसे चलाएंगे? मुल्क चलाना भी है या सिर्फ तजर्बे करने हैं? तो इसलिए अगर तो कोई मजबूत ऐसी हुकूमत लाई जाती है जो इलेक्शन की तरफ ले जाती है, इलेक्शन शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाती है, तो मामला ठीक हो जाएंगे, वरना ये इसी तरह का टर्माइल जो है वो चलता रहेगा। जी ठीक है, जय सर। इरशाद साहब, अब मसला ये है कि अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि कोई ऐसी कैबिनेट बन सकती है जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो, 3-3 नाम सब अपने अपने दे दें, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में फार्मूला बना था। तो फिर तो ये एक तरह की कौमी हुकूमत हो जाएगी, और ये एक ऐसी कौमी हुकूमत जो अगर 14 जमातें बहरान से नहीं निकाल सकी, तो फिर 14 जमातों की एक निगरान हुकूमत कैसे निकाल सकेगी बहरान से? ये बड़ा सवाल है। कौमी हुकूमत सर, एक सेकंड, कौमी हुकूमत ये नहीं होती कि आप भानमती का कुंभा इकट्ठा कर दें। कौमी हुकूमत वो होती है जिसको अवाम का एतमाद हासिल होता है, अवाम का एतमाद और वोट हासिल करके आने वाले लोगों को जब हुकूमत में बिठाते हैं, तो वो एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत।